ऑफ जॉइंट वेंचर। मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अब जो आगे के दो तीन स्टैंडर्ड्स है ना, वो ऐसे वाले ही आने वाले हैं कि मतलब कंसोलिडेशन टाइप, एसोसिएट टाइप्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा एक बार। हाँ, छोटी सी बात करूंगा आपके साथ पहले। इसको लिखना मत, इसको कायदे से लिखवाऊंगा किसी और स्टैंडर्ड में। एक आइडिया दे रहा हूं बस आपको, क्योंकि पूरी करेक्ट बात नहीं बोलूंगा इसलिए अभी। एक बात बताओ, अगर एक कंपनी एक दूसरी कंपनी में, लेट सपोज एक्स लिमिटेड में 8% शेयर होल्ड करती, तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर परचेस करे, मान लो 1 लाख शेयर परचेस करे 250 रुपए के, तो क्या मैं कह सकता हूं ये इन्वेस्टर है और जिस कंपनी में इसने मालिक बनी है ये 8% बनी है? कैन यू टेल मी विच स्टैंडर्ड यू विल अप्लाई? आप बच्चों का नहीं हुआ अभी, लेकिन आप बच्चों का एग्जैक्टली। सो कैन आई से दैट विल बी AS13, कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, 8%, 9%, 11%, मैं परसेंटेज में रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ आएगा, तो आप कौन सा स्टैंडर्ड लगाते हैं बच्चे? दैट इज AS13। लेकिन वहीं अगर एक कंपनी 68% होल्ड कर दे, कैन आई से दैट्स मोर देन 50%, तो क्या AS13 लगता? हाँ, तो एक स्टैंडर्ड है, दैट इज AS21, दैट इज होल्डिंग सब्सिडरी। ये आप बच्चों का हो गया कि भाई आपका नहीं है, पर आपको सिर्फ इतना समझना है, हाँ भाई, होल्डिंग सब्सिडरी जो होता है, इसको होल्डिंग बोला जाएगा, इसको सब्सिडरी बोला जाएगा। कैसे अकाउंटिंग है वो छोड़िए ना, लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड लगता है उसमें? AS20। तो मैं यहां पर ये लिख भी रहा हूं, वाई? बिकॉज मोर देन 50% अगर आप होल्ड करते हैं तो 21 लगता है बेटा। बहुत अच्छी बात है सर। अगर एक कंपनी 35% होल्ड करती है इन एक्स लिमिटेड, कैन आई से इट्स कॉल्ड एसोसिएट? वर्ड सुना है आपने, एसोसिएट? अगर आप किसी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा होल्ड कर लो तो उसको एसोसिएट कंपनी बोला जाता है। जैसे कि मैं एक्स लिमिटेड को क्या बोल दूंगा? एसोसिएट कंपनी। और इसके ऊपर आपका स्टैंडर्ड है AS23। ये होने वाले हैं सारे, 23 भी नहीं हुआ ना अभी हमारा, तो एसोसिएट होता। सर आज का स्टैंडर्ड क्या है? आज का स्टैंडर्ड है जॉइंट वेंचर। आज का स्टैंडर्ड परसेंटेज होल्डिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ जी, 18 रिलेटेड पार्टी ब्रो। मैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड्स, समझ रहे? आज का जो स्टैंडर्ड है, आप समझिए, उसमें ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इवन इफ यू होल्ड 2%, तो भी हो सकता है मैं उसको बोल दूं कि ये तो एक तरीके का वेंचर टाइप है और उस पर स्टैंडर्ड अलग हो। ठीक है, मैं अब आज के स्टैंडर्ड की मैं ऐसा कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा। आप पहले मुझे बताइए, ये क्लियर है आपको एक लेवल पे? अब आते हैं सर, आज का स्टैंडर्ड ये क्या है सर? स्टैंडर्ड का नाम है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। पहले पूरी बात सुन लीजिएगा फ्लो से। स्टैंडर्ड छोटा है, ठीक है, क्वेश्चंस भी आएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे अभी 1-1.5 घंटे में। और पहले सारी बातें सुन लीजिए, आपको कनेक्ट होगा, आराम से हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, AS27 क्या कहते हैं? AS27 कहते हैं कि जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग क्या होती है। पहले मुझे बताओ, जॉइंट वेंचर क्या होता है? दो कंपनी जरूरी हो या दो इंडिविजुअल भी एक काम कर सकते हैं? या एक इंडिविजुअल एक कंपनी भी कर सकती है, या एक इंडिविजुअल और फर्म, या फर्म कोई भी कर सकता है? ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट या अग्रीमेंट होना चाहिए। किस बात का? क्या करना है कि एग्रीमेंट में क्या करना है? कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे आपने और मैंने डिसाइड करा मॉल बनाना, ठीक है, मेरा अपना धंधा चल रहा है, मैं सिविल इंजीनियर या मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूं, मतलब सीमेंट, सरिया, ब्रिक्स, पूरा कंस्ट्रक्शन मेरे को बहुत अच्छे से आती है, मेरे को डिजाइनिंग नहीं आती बिल्कुल। और आप मार्केट में आपका किस चीज में नाम है? यू आर इंटीरियर डिजाइनर,
आर्किटेक्ट्स है आपके पास, सो हम दोनों का अलग अलग धंधा चल रहा है लाइक, लेकिन हमें एक मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो आप मुझे बताइए, हम दोनों क्या अपना मेन धंधा बंद करके वो काम करेंगे या साथ में चलाएंगे? तो वो साथ वाले का काम कर लेंगे, दैट्स कॉल्ड जॉइंट वेंचर। जब वो काम खत्म हो जाएगा तो मेरा अपना धंधा चल रहा, आपका अपना ऐसा हो सकता है ना बच्चे? ऐसे तरीके के कई जरूरतें हो सकती। दूसरी जरूरत समझिए, वो उसको जॉइंट वेंचर बोल दिया, ठीक है। जो अभी अभी हमने बात करी ना, इसको बोला जाता है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। भाई मॉल बनाएंगे, तू भी खर्चा करियो, मैं भी करूंगा, बेच देंगे, पैसे आएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, जो भी रेशियो होगा, दैट्स ऑपरेशन। दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग, गुड्स कुड बी गुड्स एंड वी आर सेलिंग इट। तो उसको क्या बोला जाता है? जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी देखेंगे, पर आपको मतलब समझा रहा हूं। अब मैं एक दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं आप, मेरे को यहां से महाराष्ट्र पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोल भेजना, हो सकता है? यहां से कहां तक? महाराष्ट्र। यहाँ पे रिफाइनरी लगी हुई है, पेट्रोल रिफाइन हो रहा है, पर मैं ट्रक की ट्रक भेज रहा हूँ मेरे को नेक्स्ट वेज। आपको क्या लग रहा है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस नहीं डली हुई होंगी? डली हुई है। रिलायंस की पाइपलाइन नहीं होंगी? होंगी। ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, ट्रक की इतनी कॉस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूंगा और जमीन के नीचे से पाइपलाइन सीधा ट्रैवल करूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा खर्चा हो जाए? तो मैंने रिलायंस के साथ मिलके मैंने कहा सर एक काम करते हैं, आप भी पेट्रोल का रिफाइनरी बेचते हो, ट्रक ही ट्रक जा रहे हैं, मेरे भी जा रहे हैं ट्रक ही ट्रक, एक पाइपलाइन बनाते हैं ना, दोनों यूज कर लेंगे भाई उसको। सो दैट्स कॉल्ड जॉइंट कंट्रोल्ड एसेट। आई एम नॉट कंस्ट्रक्टिंग दिस टू सेल आउट। मैं एक एग्रीमेंट में आ रहा हूं, अभी भी ट्रक तो मेरे जाते ही हैं, लेकिन अगले 10 साल तक हमारी पाइपलाइन बन रही है बेटा। और जो पाइपलाइन बन जाएगी, आधा पैसा मैं डाल देता हूं, आधा पैसा रिलायंस आप डाल दो, मेरी बुक्स में आधा एसेट दिखेगा, आपकी बुक्स में आधा एसेट दिखेगा, डिप्रिशिएट करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे उसको। तो क्या आप डिफरेंस समझ पाए? जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशंस क्या था? मैं बनाया, मैं बेचा, ठीक है, तो ये था जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। एंड जेसीए, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। आई वांट दैट एसेट टू ऑपरेट, और मेरे बस की नहीं अकेले बनाने में, 10 लोग कॉमन उस पेट्रोल पाइपलाइन को यूज कर, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, सारे यूज कर रहे, वी आर कंस्ट्रक्ट। क्लियर है बच्चे? एक होता है जेसीई, दैट इज जॉइंट कंट्रोल्ड एंटिटी। अरे सर ये एंटिटी क्या होता है? भाई मॉल बनाना है ना, एक कंपनी अलग खोल लो। अरे सर अपने अकाउंटिंग से ही खर्चे और इनकम, मैंने कहा नहीं भाई नहीं, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक ऑफिस लेते हैं, नया सॉफ्टवेयर, 4 एम्प्लॉय अलग, ना मैं अपने फाइनेंशियल हिलाऊंगा ना तू हिलाएगा, नई कंपनी खोलते हैं, दोनों कैपिटल डालेंगे, बिलिंग वही करेगी, सारी चीजें, एसेट खरीदना है वही नई कंपनी करेगी। यानी कि अगर आप अपने वो जो ऑपरेशंस थे, क्या इसमें कोई न्यू एंटिटी आ रही थी? नहीं आ रही। मेरा कोऑर्डिनेशन था, चल मैं स्टॉक भेज देता हूं, हिसाब कर लेंगे बाद में, तेरे पास ये बड़ा, तू भेज दे, हिसाब कर लेंगे बाद। तो रिकॉर्ड तो हो रहा था, लेकिन जेसीई क्या है बच्चे? सेपरेट एंटिटीज था। दो कंपनी ने बोला एक और कंपनी खोलते सी, और ये कस्टमर को डायरेक्ट सेल आउट करेगी सारी चीज। मुझे बताइए, क्या आपको तीनों में डिफरेंस पता लगा बच्चे? अब मैंने इसी चीज को रिफाइंड वे में बोलनी है, और हमें इसकी अकाउंटिंग देखनी है, बहुत इजी है, जो इलस्ट्रेशन आएंगे आराम से, सिंपल वाली। है जी। जेसीए एक एसेट बना रहे हैं जिसको हम यूज करें। मान लिया अभी मैंने ये जगह रेंट पे ले रखी है, मैंने सामने वालों से बात करी, मैंने कहा भाई एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं ना, 2 फ्लोर ले लेते हैं, ठीक है, आप भी यूज करना, हम भी यूज कर लेंगे, क्लासेस चला लेते हैं। समझ रहे हो? जॉइंटली कंट्रोलिंग द एसेट एंड यूजिंग द एसेट, आई एम नॉट सेलिंग दैट एसेट। वो एसेट इतना एक्सपेंसिव है कि, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है दैट वी बोथ विल परचेज, आप इतना टाइम यूज करेंगे, मैं इतना टाइम यूज करूंगा, उसकी मेंटेनेंस ऐसे होगी, तो वो सारा कॉन्ट्रैक्ट में है। क्लियर है दोस्त? ओके। अब आप मुझे बताइएगा, जॉइंट वेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, क्या लिख रहे हैं बच्चे वो? इट शुड बी रिटन और एंड साइंड। किस लिए बच्चे? ये टू अंडरटेक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ 2 or more पर्सन शेयरिंग कंट्रोल। भाई कंट्रोल का है बात का, ऑपरेटिंग कंट्रोल एंड फाइनेंसिंग। ध्यान से सुनिएगा बात। अगर मैं ये बोलूं, जैसे
मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और अनस जी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और एक और बंदा आ रहा है, सर मुझे भी ले लो ना जेवी में, कह रहा पर मैंने डे टू डे रूटीन नहीं देखूंगा, मेरे से पैसा ले लो आप, 20% मैं भी डालना चाहता हूं। मैंने कहा काम करेगा, कह रहा काम वाम नहीं, एज इन्वेस्टर। तो क्या वो, उसको मैं क्या ये बोलूंगा कि भाई तू वेंचरर है या इन्वेस्टर है? इन्वेस्टर। जॉइंट वेंचर इज यू आर एंगेज इन कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस, एंड ऑपरेशंस कौन से, जो भी ऑपरेशंस है आपके डे टू डे, एंड फाइनेंसिंग। ठीक है बच्चे, ओवर द बिजनेस एक्टिविटी स्पेसिफाइड परसेंटेज का ऐसा कुछ नॉट, इज नॉट मेंशन्ड, या आप ये कह सकते हैं मैंने खुद ही लिखा था, स्पेसिफाइड परसेंट इज नॉट रेलिवेंट। आपका चाहे 1% भी हो, या आपका 38% हो, 50% हो, लेकिन उसका नेचर देखना पड़ेगा कि अगर वो जेवी टाइप है कि जॉइंटली कंट्रोल है, तो वो जॉइंट वेंचर के हिसाब से चलेगा। क्लियर है बच्चे? जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल बनाया, फिर आप लिखना, एक बार मैं बोल देता हूं, लिखना। एबीसी 3 है, अग्रीमेंट टू शेयर कंट्रोल, कितने कितने परसेंट है बच्चे इनका? सो इट इज अ जॉइंट वेंचर। इनके साथ ये भी है, डी भी है, लेकिन ये क्या कहता है, भाई मैं इन्वेस्टर के तरीके आऊंगा, मैं नहीं आ रहा भाई जॉइंट वेंचर के तरीके, मैं नहीं डेली तुम्हारे काम के बीच में और मैं बोलूँ तेरे को ये देखना है ये देखना। आप एक बात बताइए, अगर आप ऐसा वेंचरर बनेंगे, मैं आपको खाली बैठने दूंगा, मैं मेहनत करूंगा आप नहीं करोगे, ऐसे थोड़ा ना होता। उसने कहा भाई मैं पहले से क्लियर कर दूं, मैं काम करने नहीं आऊंगा भाई, आई विल नॉट लुक इन टू द मैटर्स, आई हैव मनी, मनी ले लो मेरे से। अब मुझे बताइए, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, आई मीन वो जो AS27 है, वो किन तीन के ऊपर लगेगा? इन तीन के ऊपर। ये अपना भाई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाला स्टैंडर्ड लगाएगा, दैट इज AS20। क्लियर है बच्चे? अब आप एक काम करिए, इसको इसी सीक्वेंस से पहले ये दोनों लिख लो, फिर आगे लिखेंगे कुछ। पहले बोल दूं सारा या लिख लोगे? सही है। हम्म, क्या मैडम? AS27। सर, टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर, आई मीन ये ओरिएंटेशन है, फिर हम देखेंगे। अच्छा, जो एग्रीमेंट होता है उसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है, और जो पार्टीज है उसको क्या बोला जाता है? को वेंचर। समझ रहे हो मतलब? ये भैया, ये जो ए बी सी हैं, इनको क्या बोलूंगा मैं? को वेंचर। और जो जॉइंट वेंचर है, अब हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो जॉइंट वेंचर है, ये JCO है। JCO की फुल फॉर्म क्या थी? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। ये JCA है, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, या फिर JCE, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। तो ये जो JCE है ना, इसमें एक नई कंपनी बनाई जाती, ठीक है। उसके अलावा कोई कंपनी वंपनी नहीं है, फिर तो वेंचरर्स ही हैं इन दोनों केस में। तो समझ रहे हो? मुद्दे की बात पर आता हूं। तो अब मुझे बताइए, टाइप्स ऑफ जेवी क्या लिखा है बच्चे? जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, ऑपरेशंस एंड एंटिटी। ठीक है बच्चे? अब मैं सबसे पहले आपसे किस चीज की बात कर रहा हूं? जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, बहुत बच्चों वाली बात है, फटाफट खत्म करता हूं। The agreement between them is that they will jointly construct the asset and maintain the asset। यानी कि कैसे, अभी हमने देखा था ना, पाइपलाइन बनाने की बात हो रही थी, तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो मेंटेन करेंगे। सर एक बात बताओ, इसमें ऐसा हो सकता है जैसे टोल बन रहा है,
तो गवर्नमेंट ने जीएमआर को बोला आओ टोल बनाते हैं, आओ पहले रोड कंस्ट्रक्ट करते, ठीक है, और उसको मेंटेन करेंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें तो पैसा भी आता है। तो आपको ना मॉड्यूल में दिखेगा, इसमें कभी कभी बीच में रेवेन्यू भी लिख देता है, भाई मेंटेन करने के लिए पैसा कुछ तो इकट्ठा कर लेंगे। अभी मैंने एग्जांपल बदल दिया एकदम से। जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो जो जैसे जितने भी हाईवेज बन रहे हैं, तो हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर हाईवे बना रहा हूं, और फिर टोल आ जाता है, तो पैसे आ जाते हैं, क्या वो भी जेसीए हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग, वी आर मेंटेनिंग, और हम कुछ पैसा ले रहे हैं उस, समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, सबसे पहला पॉइंट, क्या कोई न्यू एंटिटी क्रिएट होगी? नहीं होगी। कॉमन एसेट्स और लाइबिलिटीज इज मेंटेन्ड एज पर द एग्रीमेंट। कॉमन एसेट और लाइबिलिटी इज मेंटेन्ड और परचेज। मतलब एक एसेट बनाया, भाई तू भी यूज कर लियो, मैं भी यूज करूं। ईच वेंचरर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अकाउंटिंग समझ पाएंगे। ईच वेंचरर शो इट्स शेयर इन द फिक्स्ड एसेट्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 5 करोड़ का एसेट है, 2.5 करोड़ आप ला रहे हो, 2.5 मैं ला रहा हूं, कोई नई कंपनी बन रही है, नहीं बन रही, तो मेरी बुक्स में एसेट कितने का दिखेगा? 2.5 करोड़ का। आपके में कितने? 2.5 करोड़ का दिखेगा। उसमें क्या बात होगी उसमें? समझ रहे हो? यही एक क्वेश्चन आएगा, पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाओ। अगला क्या है? नो नीड ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर जेसीए रिपोर्ट। तो पता ही है सर, सेपरेट एंटिटी नहीं है तो कहां से करोगे? बताइए, जेसीए क्लियर है सब बच्चों को? एग्जाम्पल यही बना हुआ है, रिलायंस से नेटिव जंक्शन है, 1:1 रेशियो पे जेसीए बनाया कि पेट्रोलियम पाइपलाइन है, तो रिलायंस की बैलेंस शीट में कितने का दिख जाएगा? 50 लाख का आधा पैसा वो लेकर आएगा, और आधा पैसा मैं लेकर आऊंगा, तो एडू जंक्शन का फिक्स्ड एसेट कितना है? 50। भाई मालिक ही आधे आधे हैं भाई। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? व्हाट इज जेसीओ? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ईच वेंचरर यूजेस इट्स ओन एसेट्स। ये जेसीए जैसा नहीं है कि एसेट भी हो सकता है अलग से भी लाएं, पर अगर सपोज कि मुझे मॉल बनाना है, तो भाई मेरे पास क्रेन्स पड़ी हैं, मेरे पास वो मशीन्स है, मैं ऑलरेडी सिविल का काम करता हूं, तो मैंने वही एसेट यूज करवा। सर अलग से परचेस कर लो, कर लेंगे भाई उसको, बट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आप अपने ही एसेट यूज कर लीजिए, अपनी ही लाइबिलिटीज, अपने अपने एसेट, अपनी अपनी लाइबिलिटी। लेकिन ऑब्वियस बात है ना, अगर मैं 5 करोड़ का एसेट साइड पे भेज रहा हूँ, मैं सामने वाले को भी तो बोलूंगा भाई तू भी तो भेज। समझ रहे हो? अगर मैं ये चीज कर रहा हूं, तो तू कुछ खर्चे कर फिर अपने लेवल पे। ठीक है, वो तो हम लोग की एग्रीमेंट के अंदर अकाउंटिंग। ओनली रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शेयर्ड बिटवीन द को। इंटेंशन क्या है? एक चीज बनाएंगे, बेच दें, तो रेवेन्यू इज शेयर्ड, एक्सपेंसेस शेयर्ड। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड? नॉट प्रिपेयर। वेंचरर रिकॉर्ड्स ओनली इट्स ओन ट्रांजैक्शन। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ये सीएमए के अंदर अलग से भी होता है। आप और मेरा वेंचर है, और मैंने, क्या हम सेपरेट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं? अपनी बुक्स। अब मान लो मैंने 1 करोड़ की लेबर को सैलरी दे दी, मैं क्या एंट्री डालू? पहली बात, एंट्री कौन डाल रहा है? वेंचरर। क्या बोल रहा है कि वेंचरर अपनी एंट्री खुद ही रिकॉर्ड करेगा। आपको बिल्कुल नहीं समझ आया प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो छोड़ो ना एक बार के लिए। तो अगर मैंने 1 करोड़ की लेबर को सैलरी दी, मैं क्या एंट्री डालूंगा? एक बात आप समझ पा रहे हैं कि टू बैंक तो होगा ही होगा, और अगर ये नहीं होगा तो नहीं दिया होगा तो लाइबिलिटी हो जाएगा। डेबिट क्या करूं? आंसर इज जॉइंट वेंचर विद, अगर मैं ए हूं तो एक बी का लेजर खुलेगा 1 करोड़। आपको बिल्कुल लॉजिक नहीं दिखेगा इस बात का भी, बट आप समझिए, मैं एक खर्चा रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपने जो वेजेस बोला, बस उसकी जगह मैं क्या नाम यूज करूंगा? जॉइंट वेंचर विद। इसका क्या नेचर है क्या नहीं, इसका अभी नहीं पता लगेगा, जनरल आइडिया दे रहा था बस मैं। ठीक है, अब मान लिया अगर जैसे ऐसे कस्टमर से पैसा आया सेल, ठीक है, तो पैसा आया तो आप समझ रहे हो, पैसा तो रिकॉर्ड, बैंक तो डेबिट होगा ही होगा, उसने मेरे अकाउंट में कर दिया, तो बैंक डेबिट, क्रेडिट क्या करूं? जॉइंट वेंचर। अगर मैं लोन लेता हूं, ठीक है, तो मैंने लोन लिया, तो पैसा आया मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, टू जॉइंट वेंचर विद बी।
हाँ मतलब मैं अभी ये पंगा अभी ले लिया मैंने, बस आप हल्का सा समझो। टू बैंक बाय बैंक या टू लाइबिलिटी बाय लाइबिलिटी। और जॉइंट वेंचर भी वैसे हर बार नॉमिनल अकाउंट के लिए होता है, वो लोन वाली बात थोड़ी सी और डिटेल होगी, उसको तो इग्नोर करके बस। ठीक है, आएगा अभी पॉइंट। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अब मैं एक बार जेसीई पर आ रहा हूं। जेसीई में सेपरेट एंटिटी बनेगी। मेरे धंधा अपना चल रहा है, अपना चलेगा। नई कंपनी बनाओ, जो पैसे डालने डाल दूंगा उसमें। वो एंट्री खुद, वो कंपनी जो नई बनेगी वो खुद एंट्री डालेगी बैंक टू कैपिटल। इट विल मेंटेन इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी बात हो रही है? जेसी अपने फाइनेंशियल खुद बनाएगा। एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस बिलोंग्स टू जेसी। अब यहां पे वेंचर विल फॉलो वेंचरर। अब एक बात बताइए, अगर दो हैं, ए प्लस बी प्लस सी, चलो मान लो, और ये डी, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज अ जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी? दिस अ न्यू कंपनी जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। कहने से ये सब कौन हो गए? वेंचरर, हाँ, को वेंचरर, वेंचरर। अब ये कौन सा मेथड लगाएंगे? ये क्या है आपको नहीं पता अभी, पर नाम क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। ये क्या होता है सर? बेटे आप समझो एक बार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पहले। ये कौन सा मेथड लगा रहे हैं? प्रोपोर्शनेट मतलब अपनी बुक्स में ये रिकॉर्ड कैसे करेंगे ना, तो वो कैसे करेंगे? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। एक बात यहां अभी जो लिखी नहीं है वो बोलने जा रहा हूं। ओनली इफ वेंचरर प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल दिया सर आपने? बेटे ये ऐसी बात है कि मैं शॉर्ट में नहीं लिखाऊं तो सही है, थ्योरेटिकल बात है, क्वेश्चन में नहीं आएगा कहीं। अब एक बार बात सुनिए। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो रहा है? डी बन रही है। क्या मैं कह सकता हूँ डी जो है वो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है? पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अब ये जो ए है, हो सकता है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। अब ये कंसोलिडेटेड क्या होता है आप बच्चों को तो पता होना चाहिए, क्या होता है कंसोलिडेटेड? इफ यू ऑलरेडी होल्ड 50%, तो आप मर्ज करके अपनी बैलेंस शीट दिखाते हो। मान लो अगर मैंने किसी कंपनी में 60% होल्ड कर दिया ना, तो मेरे को उसकी बैलेंस शीट और अपनी बैलेंस शीट मिलानी पड़ जाती है पूरी की पूरी। उसी को बोला जाता है कंसोलिडेटेड। और दूसरा क्या होता है, अगर अपना ही है तो सिर्फ दैट्स कॉल्ड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटे एयरटेल कंपनी अपना सिर्फ सेल दिखाएगी तो उसको स्टैंड अलोन बोला जाता है, और अगर वो अपनी जितनी भी कंपनीज है सब्सिडरी, उनको जोड़ के बताएगी तो क्या बोला जाता है? कंसोलिडेट। सर इसका यहां से क्या लॉजिक? कोई लॉजिक कनेक्ट नहीं करूंगा मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न बता रहा हूं और अभी आपको समझ आ जाएगा वो। ये जो वेंचरर है, अगर तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो ये कौन से मेथड को फॉलो करेगा? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन। और अगर ये नहीं बना रहा, ठीक है जी, तो इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लग जाएगा भाई? 13 लग जाएगा या 23 लग जाएगा? भाई ऐसा नहीं हो सकता क्या मैं अकेली कंपनी हूं और आपके साथ बस मैं एक वेंचर कर रहा हूं, और हमने अलग कंपनी बनाई है, मेरा 15% शेयर है उस पर, मेरा 15 आपका 85। अब मुझे बता दो, मुझे कंसोलिडेशन की जरूरत है जिंदगी में? जरूरत ही नहीं है, तो मैं ये मेथड क्यों लगाऊंगा? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, कंसोलिडेशन मेथड। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ ये चार्ट समझना है आपको, कोई थ्योरेटिकल बातें हैं, कहीं क्वेश्चन में ऐसा कोई काम नहीं आने वाला। दूसरी बात समझो, अब अगर मैं बी की बात करूं, अगर बी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, वाई? बिकॉज ही ऑलरेडी ओन्स अदर, और हो सकता है वो इसको भी 70% होल्ड करता हो, तो कंसोलिडेट बनाना ही पड़ेगा उसको। तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। और अगर जो सी है, 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 अगर जो
अगर ये सिर्फ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता तो कौन सा स्टैंडर्ड लग जाएगा? 13, या कहने का मतलब ये है, अगर तूने, नहीं, जेसीई के अंदर एज एन इन्वेस्ट, ठीक है, तू तेरे ऊपर जेबी भी लग रहा है, पर अगर तेरा यहाँ पे वो चीज है ही नहीं, तू कंसोलिडेशन नहीं बना रहा, तो तेरे को इसके अकॉर्डिंगली करना। समझ रहे? वो मैं समझ गया तू किस एंगल से बोल रहा है, पर वो फिर ये प्रिवेल कर जाएगी बात। मुद्दे की बात इतनी है बच्चे, एक बार हम आराम से समझते हैं। मैंने पहले क्या लिखा था और फिर उसको डिटेल्ड, मैंने आपको ये बोला था सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी सर। अपने एसेट होंगे उस सेपरेट एंटिटी के, और वेंचरर क्या फॉलो करेगा? प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। अब आप मुझे बता दो, इन केस वेंचरर प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर मैं इस लाइन को आगे बोलूं, क्या मैं इस लाइन को ऐसे नहीं बोल सकता एक्सप्लेन करने के लिए? दैट वेंचरर विल फॉलो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड इन केस वेंचरर प्रिपेयर कंसोलिडेट। और कंसोलिडेटेड बनाओगे तभी तो पीसीएम लगाओगे, कंसोलिडेटेड नहीं है तो पीसीएम नहीं लगाना आपको, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप थ्योरेटिकली बस एब्जॉर्ब कर लो बस। ठीक है? और जिन बच्चों ने कर लिया है AS21, अब आप बच्चे चाहे नहीं भी सुने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है पीसीएम? अरे कुछ नहीं है, वो सीओसी निकालते थे, इतने की इन्वेस्टमेंट करी है मैंने उस कंपनी में, इतने के नेट एसेट है, शॉर्टेज आएगी तो गुडविल कैपिटल रिजर्व। बस ध्यान रखना माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, क्वेश्चन में जस्टिफाई कर दूंगा, लिखना है बस। मुझे बताइए, क्लियर है? सिर्फ इसको लिख दीजिए, और अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो डेटा मैंने बोलना था मैंने बोल दिया। हाँ सर। सर जैसे इन लोगों ने मिलकर एक जेसी बनाई, अब ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी अलग से क्रिएट करना, एक बंदा स्टैंड अलोन बना रहा है, ठीक है। अब क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी तो इसके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंसोलिडेटेड भी बनाएगा, इनका कितना परसेंट ओनरशिप है वो भी मैटर करता है ना। जैसे परसेंटेज कितना? 15%। कौन कौन सी कंपनी, जैसे एग्जांपल ले ले। सी जो है उसका 15% है, ठीक है। हाँ प्लस इसका भी शेयर आता है। हाँ, तो वो बेसिकली मैं देखो ये बोलूंगा कि सी अपना स्टैंड अलोन बना रही है, तो तू समझ कि क्या ये पीसीएम बनाएगी अब? नहीं बनाएगी ना। पीसीएम कब बनता है? इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। तो अगर पीसीएम ये तो कह रहे हो भाई मैं स्टैंडर्ड कौन सा लगाऊं, तो मैं 27 की अकाउंटिंग तो हटा दी मेरे ऊपर, तो स्टैंडर्ड कौन सा लगाएगी? 13 या फिर 23। 13 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तूने कितना परसेंट बोला अभी? 15%। अगर ये 30% होता तो 23 लगा ले। ठीक है? उतना ज्यादा गहरा नहीं जाने का, बस ये है कि मैं आपको ये अगर लिखवा दूं, पीसीएम यहां लग रहा है, यहां पर पीसीएम नहीं लगेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब इसको एक बार नोट कर लो, अब हमने केसेस को एनालाइज करना है और इलस्ट्रेशन आनी है, खत्म हो गई बात जो बताना है। हम्म, सारा लिखना है? ये भी लिखोगे? तो फिर एक काम करो ना, क्वेश्चन ही कर लो, क्वेश्चन दिखा दूं, है ना? फिर क्योंकि ना फिर टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन वो नहीं हो पाएंगे। हाँ। हम्म, नहीं अभी अपना क्वेश्चन देख लेते, नहीं तो लेट हो जाएगा। और आप नहीं करना है बेटे, क्वेश्चन भी अभी दिखाऊंगा आपको। एक बार पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना बच्चे। जो जो स्टारबक्स है,
स्टारबक्स किसका है, आउटसाइड इंडिया या टाटा? हम्म। पर ये मतलब क्या बाहर की कंपनी इन्वॉल्व है या नहीं है? है। तो एक बार देखें इसका, क्या लग रहा है, जेसीई जेसीओ क्या है ये? एक बार क्या लग रहा है, जेसीई? क्योंकि भाई कंपनी अलग खोल दी ना। समझ रहे हो क्या लिख रहा है? स्टारबक्स ऑपरेट इन इंडिया थ्रू 50-50 जॉइंट वेंचर विद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कॉल्ड द पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड। अब एक बात बताइए, ठीक है, बहुत और डिटेल जाना पड़ेगा, विकिपीडिया उस पर जाने में। एक बार पढ़ते जाओ इसको। पार्टनर्स कौन है? एक तो स्टारबक्स कॉफी, और दूसरी टाटा कस्टमर प्रोडक्ट। अभी क्या है भाई, कंपनी है क्या है नहीं पता अभी, कंपनी तो नहीं लग रही। पर जो नया नाम, क्या मैं कह सकता हूँ नई कंपनी बनी होगी, ये तो आइडिया लग रहा है कि टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये पता लग रहा है अभी 2012 में बनी, ओपनिंग हो रहा है, तो क्या है ये, जेसी ई है। समझ रहे हो? और बेसिकली मतलब एक्सपर्टीज क्या है, दे हैव कस्टमर बेस टाटा के पास, इनके पास ब्रांड आइडेंटिटी, कॉफी एक्सपर्टीज, तो हर कोई अपना कुछ ना कुछ तो यूएसपी लेकर आएगा ना। आपने शार्क टैंक में देखा होगा, वो कहते हैं कि भाई तेरे को डिस्ट्रीब्यूशन की टेंशन, तेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो लेंस। हाँ जी। दोनों की मार्केट अलग है, लेकिन इन लोग का बहुत लेवल पे एनालिसिस बैकएंड पे बहुत है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है मार्केट अलग, वो कहेगा टाटा टी मेरी है, मेरे को पता है क्या करना है कस्टमर का, कौन से कस्टमर रेगुलर आ रहे हैं क्या है। सो बैकएंड पे हम लोग इमीडिएट तो हमें एकदम से नहीं पता लग रहा होता, बट इनके बहुत ही काफी प्रोसेस चीजें होती। जैसे आप ब्लिंकिट है, आप मुझे बताओ, जो ब्लिंकिट है, क्या मैं कह सकता हूँ जब जोमेटो ने इतना ज्यादा कैप्चर कर रखा है तो उसी का तो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है ये ब्लिंकिट। आज के टाइम में आपको बताया, अगर आपको फोटो कॉपी भी करवानी, प्रिंट तो आ जाता है भाई। समझ रहे हो? ऐसा भाई नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते थे हम ये लोग। ठीक है, अगर आज के टाइम पे जैसे ब्रेड खरीदनी है इतनी जल्दी तो हम लेके नहीं आ सकते जितनी जल्दी ब्लिंकिट डिलीवर कर रहा है। ठीक है, वो डिलीवरी चार्जेस वो सब लग रहे हैं, बट कन्वीनियंट तो कितना हो गया। समझ रहे हो? वो चीज है। तो हमने शार्क टैंक में देखा, कभी वो कहते हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी की टेंशन मतलब मेरे पास है ना। वो कहते हैं तो वो तेरा प्रोडक्ट सही है ना, मैं अपने टेक्नीशियंस को दूंगा, वो इसको फिल्टर कर देगा, सही कर देगा उसको। तो यही तो होता है भाई जॉइंट वेंचर, यही तो। बताइए, क्लियर है? मुद्दे की बात ये है जी। 3 टाइप एक बार देखना, नाम क्या लिखे हुए। क्लियर है? जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन पूरी मैंने आपको बता रखी है, इन सब पे टाइम ना वेस्ट करके एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए और बताइएगा क्या ये जॉइंट वेंचर है या जॉइंट वेंचर नहीं है। इन्वेस्टर हो गए ना। कौन, आईडी है? बस उसे लोन दिया भाई, ऐसे वेंचर थोड़ा ना बन जाएगा, तेरे को इसलिए बता रहे कि तेरे को पता होना चाहिए, वेंचर थोड़ा ना हो तुम। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल 1 पढ़ लिया ना, एग्जाम्पल 2 देखना बच्चे। तो है ये, विच फॉर्म, जेसीई, बिकॉज दैट्स अ न्यू कंपनी दैट दे आर फॉर्म। समझ रहे हो? ठीक है, एक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड अलोंग विद वाई जेड जी एफ एच, तो जेसी हो गया ना। अगर कंपनी, अगर तू इस एंटिटी को क्रिएट करके डैम बना रहा है तो भी मैं जेसीई बोलता है इसको। अगर तू एक एंटिटी नहीं बना रहा है जो कि वो डैम कंस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है, तो जेसीई है। अगर सिर्फ ये होता तीनों मिलके डैम बना रहे हैं, एंटिटी का नहीं बोला, तो मैं जेसीए बोलता।
एग्जाम्पल नंबर 3, बेच रहा हूं तो अगर मतलब प्रोसेस वैसे। हम्म, हाँ हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ लो बच्चे। अजय मैनेजर कोई बन जाएगा तो उसको जॉइंट वेंचर, उसको वेंचर नहीं बोला जाएगा, ऐसा है। मतलब मतलब वेंचरर तो है ही, बस वो दो चीजें और मैनेज कर रहा है, टू ओवरसी की हर कोई सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, सो विल इट से कि मतलब वो वेंचरर नहीं है, ऐसे थोड़ा ना होता। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ लीजिएगा एक बार। है entered into a joint venture, तीन पार्टीज है, अकॉर्डिंग टू ऑल द पॉलिसीज ऑन फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी टेकन इन रेगुलर मीटिंग अटेंडेड बाय देम और द रिप्रेजेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए। मतलब भाई वो मीटिंग्स होए, वो मीटिंग्स में जो काम है वो एग्जीक्यूट होए, ये किसकी जिम्मेवारी है? Here A is acting as a venturer as well as manager, जेसीओ। उसके बारे में वो पूछ नहीं रहा है ऐसा, ठीक है, कि आप बेच रहे हो क्या है, वो वाली चीज है, पर जेसीओ जनरली सेफर साइड, अगर आपको क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए एक बार, अब इसके बाद इलस्ट्रेशन आएगी बच्चे। हम्म, जेसीए लग रहा है। जेसीओ और जेसीए के बीच में डिफरेंस पढ़ लीजिए एक बार। ऑपरेशन में भाई मतलब मैं बेच के प्रॉफिट कमा लेता हूँ, एसेट के अंदर है यार, अपने धंधे के लिए यूज कर रहे हैं। दैट स्पेसिफिक इवेंट, और इसमें तो एसेट बन गया तो हम यूज ही कर रहे हैं। पढ़ लिया? अगर आपने पढ़ लिया है तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िएगा ना, पढ़ लो एक बार, फिर मैं बताऊंगा, फिर बनाना होगा फिर। चलो मैं बोलूंगा इस पे। भाई तीन कंपनीज है, ए बी सी, डिसाइडेड टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट अ पाइपलाइन। ठीक है, तो हमें आइडिया लग रहा है कि ये तो कुछ जेसी है जैसा लग रहा है, टू ट्रांसपोर्ट द गैस फ्रॉम वन प्लेस टू, दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय देम फॉर दिस पर्पस, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड बाय देम। बिल्डिंग कितने की? टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो एक ना पहले आप ऐसे मत सोचिए कि हर एक वेंचरर क्या करेगा, एक ओवरऑल लेवल पे सोचते हैं बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, किसी वेंचरर की नहीं, जनरली, पर सर कोई और तो है नहीं। अरे तो ड्राफ्ट मेमोरेंडम टाइप सोच लो ना, कि एसेट कितने का है, डेप्रिशिएट 5% करोगे कितना आएगा, 60,000, 1140 का एसेट। पाइपलाइन 60 लाख की है, 15% डेप्रिसिएशन, 60 लाख का 15%, 60 लाख का 15%, 9 लाख, 51 लाख। कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक 3 लाख टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 40%, 3 लाख का 40%, एक 20, एक 80 का एसेट देखिए। वेरियस व्हीकल ऑफ 9 लाख टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, एक 80 तो 7 20। They also decided to equally bear the total expenditure incurred on the maintenance that comes out to be 6 लाख। यानी अगर मैं टोटल में बात करूं तो खर्चा कितने का, 6 लाख, हर वेंचरर का कितना, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू शो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब इसे कंफ्यूज मत होइए, फर्जीवाड़ा है। देर इज नो सेपरेट एंटिटी, नो कंसोलिडेशन गोइंग ऑन, वो ऐसे ही लिख रहा है बस कंसोलिडेटेड, मतलब टोटल लेवल पे बस बैलेंस शीट में दिखा दो। आगे क्या कह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट ऑफ ईच वेंचर। मैं आपको एक वेंचरर का बता देता हूं पहले। ए लिमिटेड है,
आपके हिसाब से पीएनएल में क्या दिखाएगा ये? पहले तो ये जो 6 लाख का 1/3 है, 2 लाख का खर्चा दिखाएगा। फिर ये सारे एसेट पे डेप्रिसिएशन दिखाएगा, कितना हिस्सा है इसका डेप्रिसिएशन पे, 1/3। जैसे मान लो बिल्डिंग है 12 लाख, 12 लाख का 5 क्या होता है, 60,000। 60,000 थोड़ा ना दिखाऊंगा, 20,000 दिखाऊंगा। और इसी तरीके से सारी की सारी डेप्रिसिएशन मेरे शेयर की आ जाएगी। फिर जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा वहां क्या आएगा, आपका बिल्डिंग कितने रुपए का आ रहा था, 1140 का। सारी बिल्डिंग मेरी थोड़ा है, 1140 का कितना, 1/3 बिल्डिंग दिखा दूंगा, पाइपलाइन का 1/3 दिखा दूंगा, कंप्यूटर का 1/3 दिखा दूंगा। समझ आ गया बच्चे? अब आपने सबसे पहले क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड पीएनएल। एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनेंगे ऐसे। ये मैं कंसोलिडेशन के अंदर हूं, 1140 आ रहा था, तीनों में बांट दिया। प्लांट एंड मशीनरी 51 आ रहा था, तीनों में बांट दिया, तो अलग अलग हो जाए, 2:1 होता है जो भी रेशियो। कंप्यूटर्स, व्हीकल सारे डाल दिए बच्चे। जब ये डाल दोगे आप, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो अपने आप इसने कहाँ डाल दिया, कैपिटल। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप अपने सारे एसेट्स का टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, 71,40,000। ठीक है बच्चे? और बचा हुआ किधर चला जाएगा, बैलेंस में सारा का सारा कैपिटल। और कैपिटल के अंदर क्या आ जाएगा, 1:1:1 इन्होंने डाल दिया, 23:23। कही क्लियर है? ये किसकी बनी हुई है, पीएनएल में क्या डाला आपने, 2 लाख का खर्चा, और 4:20 क्या है ये, सारे एसेट का डेप्रिसिएशन का 1/3। बैलेंस शीट में वो जो तुम्हारे सारे एसेट थे, 71,40,000, उसका 1/3। और नोट्स टू अकाउंट्स में समझा दिया कि डेप्रिसिएशन किस किस की है, और ये सारी वैल्यू कैसे आ रही, मुझे बता दिया। समझ आया? कह सकता हूँ बी का भी तो सेम ही बनेगा, जब बराबर है तो बी का भी सेम बन गया, और इसी तरीके से सी का भी सेम। मतलब क्या कह रहा है, अगर ये आ गई तो 8 नंबर का आ जाएगा। मतलब है बहुत सिंपल, बट टाइम टेकिंग है बहुत। बताइए, क्लियर है बच्चे? ये बन जाएगा सब बच्चों का? अभी बनाओगे या नहीं, नहीं बनाओगे? ठीक है बेटे, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब आप इसको पढ़िए और आप इसको सॉल्व करिए। जेसीओ है ये, आप अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर एटलीस्ट पढ़ तो लीजिए कम से कम। और मुझे कंक्लूड करके दे देना, दिस इज जेसीए और जेसीओ। बिल्कुल, पर आप भी अपना दिमाग लगा लीजिए। हो सकता है मैंने गलत बोला हो बच्चे। हाँ, मुझ पर इतना भरोसा है। ओके गुड। एफएम का डाउट तो भाई मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ। श्वेता जी मैंने कर दिया था ना सॉल्व, है ना? नहीं नहीं, पर वैसे मैंने बता दिया था, नहीं बताया था, बता दिया था। दुष्यंत सर, अच्छी बात है, मैं तो कर दिया था सॉल्व, बट मुझे लग रहा है किसके, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बताओ। फाइनेंशियल लेवरेज ऐसे आंसर थोड़ा देगा यार, तुम ये ऐसे ग्रेड पढ़े करके बना रहे हो। क्या भाई, एफएम क्या बना लो, तुझे क्या कर रहा है ये? मत बता फॉर्मूला मुझे यार, तू ये क्या कर रहा है? मैं फॉर्मूला सुन ही नहीं पाया, मैंने कहा ये क्या हो गया इसको। क्लास नहीं, फॉर्मूला क्या है, हाथ नीचे पर फॉर्मूला। गुड, नेक्स्ट नहीं पूछूंगा आप। ठीक है, इलस्ट्रेशन मैंने एक बार रीड करना बच्चे। सर, हाँ जी,
सर अगर वो सारे वेंचर्स ऑपरेशंस चला रहे होते हैं तो जेसीए होता है, बट अगर मेंटेन और कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो जेसीए होता है ना। एग्जैक्टली जेसीए। तो सर ये कंस्ट्रक्ट वाला आ रहा है तो जेसीए नहीं होगा? नहीं, इसमें तू देख बेचा भी तो है तूने, फ्लैट्स बेच दिए, जेसीओ होगा ना ये। तूने फ्लैट्स बनाए और तूने फ्लैट को बेच रहा है, ये है तुम्हारा वेंचर, तो बनाया जेसीओ वन है। ओके सर। ओके सर। समझ रहे? बिलिंग इनका ऑपरेशन है। हाँ, ये जेसीओ है। पहले एक बात बताइए बच्चे, समझ आया आपको? अब एक चीज समझो पहले, क्या बोल रहे? प्रिपेयर ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड पीएनएल। बेटे फिर दोबारा फर्जी बात। कंसोलिडेशन का मतलब होता है भाई वो एस्ट्रोनियम प्रॉपर कंसोलिडेट, वो नहीं है। वो जरा ये कह रहे टोटल लेवल पे क्या हुआ, कंसोलिडेट करके दिखा दो। एक बात बताओ, अगर मैं टोटल लेवल की बात, तो अच्छा आगे क्या बोल रहे? एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईच। तो आप सबसे पहले समझिए, क्या मैं कह सकता हूं ए एक वेंचरर है, तो ए ने पहले तो ये देखना है भाई अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ठीक है जी। आइए अब आपके सामने जो स्टेटमेंट आ रही है वो ये बताएगी कि आपको प्रॉफिट है कि लॉस है। मैं सीधा, अगर आपको क्वेश्चन याद हो गया तो आपको ध्यान है ये सेल प्राइस था, फ्लैट बेचे थे इन्होंने, किसको पैसे मिले वो अलग बात है अभी, लेकिन क्या टोटल सेल 70 लाख था? कुछ वेंचरर अपने घर भी ले गए, ये चीज है, तो भी तो सेल ही होता है भाई वेंचर का। तो ये आपकी टोटल इनकम हो गई। रही बात खर्चे की, क्या हमने लैंड परचेज करा था? मैं इस चीज की आपको एक बार पहले एंट्री बता दूं। ये जो मिस्टर ए था ना, ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर ए ने कितने रुपए का लैंड परचेज करा? 60 लाख। एसेट है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है भाई, मैं डीलर हूं भाई, लैंड खरीदूंगा, बनाऊंगा, बेच दूंगा, परचेज है ये मेरे लिए। तो पहले तो समझो एक्सपेंस 60 लाख का हो रहा है, ठीक है, जिसमें से लोन कितना लिए और अपना कितना डाला उसने? 10 लाख। तो जनरली अगर मैं बोलूं, लाइक एसेट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट 60 lakhs, टू लोन 50 लाख, लोन बढ़ गया, टू बैंक जो मेरे 10 लाख दो। ऐसे जनरली एक एंट्री रिफाइन कर दी। पर ये मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है खर्चा कितने का? 60 लाख। यही है ना, तो मैं एंट्री ऐसी आपको थोड़ा बता रहा था कि ये खर्चा कितने का था, 60 का। रजिस्ट्रेशन फीस लगी थी? बिल्कुल लगी थी। तो ये तो भाई ए ने कितना ज्यादा देखो ये चीज करी। अब उसकी जगह बी ने क्या करा था बेटे? सामान लाया था 4 लाख का और 5.5 का साइड से कुछ ऐसे करके था। अब सी ने क्या खर्चा करा? 9 लाख का मार्केटिंग का खर्चा। और आपको पता है आपने जो लोन लिया इसके ऊपर ब्याज लगा था नहीं लगा था? 8%। कितने का लोन था? 50 लाख। 50 लाख का 8%, 4 लाख। लेकिन आपने 30 जून को वापस कर दिया, क्योंकि 30 जून को फ्लैट बिक गए थे, पैसा आया था, हमने वापस कर दिया था। ये बात आपने एकदम से नहीं पकड़ी होगी, आप एक बार नीचे देखेंगे। लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट अलोंग विद इंटरेस्ट। और कौन सी डेट को है सारी कहानी चल रही है? 30 जून। और आपने लोन कब लिया था? 1 जनवरी। सो एग्जैक्टली 6 महीने का 2 लाख रुपए। मुझे बताइए समझ आया आपको? मैंने सारे खर्चे डाल दिए बच्चे, और मेरा प्रॉफिट कितने का आ गया? 36, 36, 36। पहले बताइए क्या आपको इन द बुक्स ऑफ वेंचर, क्योंकि कोई एंटिटी तो क्रिएट हुई नहीं है, सिर्फ कंसोलिडेटेड पीएनएल समझ आया? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इधर सारी इनकम लिख दी, मैंने सारे एक्सपेंस। इट्स नॉट अबाउट जर्नल एंट्री, इट्स अबाउट जस्ट फाइंडिंग ड्राफ्ट, मेमोरेंडम टाइप है, फर्जीवाड़ा है ये, कितने का प्रॉफिट, ये समझ आप? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंट्रीज। मैं किसकी बुक्स में हूं? ए की बुक्स। तो हमने जेसीओ में लिखा था कि अगर ए अगर एक वेंचरर है तो ये अपनी एंट्री रिकॉर्ड करेगा, दूसरे की करेगा? अपनी एंट्री रिकॉर्ड। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, लैंड परचेस करने का कितने का खर्चा हुआ था? 60 लाख। मैंने आपको एक एंट्री बोली थी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 60 लाख, टू बैंक लोन 50 लाख, टू बैंक 10 लाख। एक्सपेंस विल बी रिप्लेस्ड विद जॉइंट वेंचर विद बी एंड सी।
मैं एक्सपेंस का नाम नहीं लिखूंगा भाई, मेरा खर्चा नहीं है भाई। मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा, जॉइंट वेंचर विद बीएनसी, या सिर्फ आपको जॉइंट वेंचर ही बोलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब एंट्री क्या हुई, जॉइंट वेंचर विद बीएनसी डेबिट टू बैंक लोन एंड टू, जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करो। इसका मैं स्टैम्प ड्यूटी पे करा था, क्या एंट्री डालूंगा, जॉइंट वेंचर टू, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसकी जगह जॉइंट वेंचर नाम ही होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बैंक को इंटरेस्ट पे करा था, इंटरेस्ट खर्चा होता है, तो जॉइंट वेंचर टू बैंक। फ्लैट बेच के मेरे पास पैसा आया था, तो बैंक डेबिट होगा टू जॉइंट वेंचर बाय बैंक। कुछ बिल्डिंग में लेकर आ गया, तो अब वो मेरी हो गई लैंड एंड बिल्डिंग टू जॉइंट वेंचर। क्यों, अरे भाई मेरे पास ही तो आई है ये वाली इनकम, दोनों की दोनों, समझ रहे हो। अब ये दो अमाउंट आपके नहीं, अच्छा आखिरी चीज ये वाली बात, ये दो अमाउंट अभी नहीं निकलेंगे। अब आप मुझे बताइए मेरा प्रॉफिट का हिस्सा कितना, मेरा एक का 6,30,000। तो अगर मेरा प्रॉफिट है तो कह सकता हूं 2 PNL होना चाहिए, और ले दे के भाई वेंचर का प्रॉफिट पीएनएल में कहीं तो दिखाऊंगा थोड़ा सा, तो पीएनएल क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर टू पीएनएल। इससे क्या होगा, आपके पीएनएल में बाय जॉइंट वेंचर लिखा हुआ आ जाएगा 6,30,000। समझ आया। अब क्वेश्चन ये आएगा सर, बैलेंस अगर ये मैच नहीं हुआ तो ये बाय बैंक क्यों हो रहा है। बेटे जब आप इसी अकाउंट को जब बी के लेजर, जब बी की बुक्स में भी बनाओ, अब बी की बात होगी, बी क्या डालेगा, वो अपना सामान लाया था, जॉइंट वेंचर टू परचेज, मटेरियल की पेमेंट करी थी उसने, जॉइंट वेंचर टू बैंक, उसका अपना हिस्सा प्रॉफिट का कितने का, जो उसने सेल करी थी, बैंक टू जॉइंट वेंचर, और लैंड एंड बिल्डिंगों से मिला हो ये, तो उसकी बैलेंसिंग फिगर यहां आ रही है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पता कि ये ए को ही देना होगा, हो सकता है सी को भी देना हो, तो ठीक है मत डालो, सी का भी बना लो ऐसी, और सी की भी किस तरफ आ रही है, इस तरफ बैलेंसिंग आ रही है। जब इसकी भी बैलेंसिंग यहीं आ रही है तो ऑब्वियस बात है ना, दोनों ने रिसीव नहीं करना, दोनों ने पे करना है, और अगर दोनों ने पे करना है तो रिसीव वाला तो एक ही बच गया है ना, तो वहां डालोगे तो मैच हो जाएगा। हाँ ये अलग बात है, अगर किसी एक का रिसीव आता तो फंसने वाली बात हो जाए, पर इतना डिटेल क्वेश्चन आने ही नहीं कोई, समझ रहे हो। तो फिर थोड़ा और गणित देखनी पड़ती, पर ऐसा कोई कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे, क्या इसको आप अभी बनाएंगे या समझ आ गया, समझ आ गया, मतलब कुछ भी हो जाए बनाओगे नहीं मतलब। ये वाला करा हमने अभी, हम्म, थक गए हो क्या, तो फिर ठीक है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वैसे 2 क्लास लगती हैं इस पर। यहाँ तक क्लियर है, चलिए तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको खत्म करेंगे और अगला स्टैंडर्ड भी शुरू, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।